हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज आपके लिए एक और अहम टॉपिक सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट्स में से लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन या आयोनिक थ्योरी। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सिंपल पॉइंट्स भी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये थ्योरी क्यों पेश की गई थी, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स थे। इस थ्योरी को पेश करने का मकसद क्या था, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, ये थ्योरी पेश किसने की थी। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय स्वीडिश केमिस्ट स्वांति अगस्ट एरहेनियस इन 1880। 1880 में ये आमतौर पर स्वीडन का एक केमिस्ट था, स्वांति अगस्ट एरहेनियस। इसको एरहेनियस भी पढ़ते हैं, यू कैन। तो ये थ्योरी इसने एरहेनियस ने क्यों पेश की थी? क्योंकि सॉल्यूशंस जो हैं, आपको पता है इनकी बहुत सारी आयोनिक सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी कुछ इसमें नॉन मतलब आयोनिक सॉल्यूशंस की भी बात है, लेकिन मेजर पोर्शन इसका 95% आप कह सकते हैं कि आयोनिक सॉल्यूशंस के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। तो कई फैक्टर्स थे उस वक्त जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, जैसा कि सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट की अमाउंट आप ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, बढ़ाते जाते हैं। सॉल्यूशन डाइल्यूट भी होते हैं, कंसनट्रेटेड भी होते हैं, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट करना, बढ़ जाना सॉल्यूट ऐड करने से, या फिर वेपर प्रेशर का कम हो जाना, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना, मज़ीद कम होना, ऑस्मोटिक प्रेशर का बढ़ना और कम होना, ये सारी चीज़ें, कंडक्टेंस का कम होना बढ़ना सॉल्यूशंस में से सॉल्यूटेट करने पर, ये वो चीज़ें थीं कि जिनका आम तौर पर जनरली उस वक्त कैरेक्टर कोई क्लियर नहीं था। तो इसने इन फैक्टर्स को पूरा थॉरोली स्टडी किया, डीप स्टडी की, और इनको जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और उसके बाद आमतौर पर वेपर प्रेशर का डिक्रीज़ होना है, ऑस्मोसिस का अमल है। इस पर मैंने छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इनको अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो शायद ये थ्योरी हमारी रह जाएगी, तो इसलिए मैंने उनको अलग से आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर डिटेल्स में आपको दिया हुआ है। मेरे चैनल पर उबैद डायर के नाम से है, उस पर ये एडिड हैं, वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप उनको देखें। कोशिश करें आप YouTube पे ही उनको देखें, इससे आप ये होगा कि मुझे आपके कमेंट्स भी मिलेंगे। और उसके बाद बच्चे अक्सर क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करना भी ठीक है, बेहतर है, लेकिन कोशिश करें आप व्यू करेंगे YouTube पे, तो इससे ये होगा कि मुझे कम से कम फ़ायदा होगा। बहरहाल ये चीज़ें आपकी नेट पर मौजूद हैं। तो ये फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या है, इन चीज़ों के बारे में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मैंने अलग से टॉपिक आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे हम शुरू करते हैं। इसके अहम पॉइंट्स, ये सारे रीज़न, ग्रेटर द डेविएशन, ठीक है, इन दीज प्रॉपर्टीज़, मतलब ये डिफरेंस जो था कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कहीं इन्वर्सली, पर डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ना वो सॉल्यूशंस में से वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। जितना ये कम होगा उतना वो कम हो जाएगी। तो हम अभी शुरू करते हैं इस थ्योरी के अहम पॉइंट से। अहम जो इसके फैक्टर्स हैं उन्हीं से हम शुरू करेंगे, और हम देखेंगे कि ऑगस्ट एरहेनियस ने हमें क्या क्या अहम बातें बताई हैं, जो सिंपल हैं, आपके पहुंचने तक हैं, आपके अप्रोच तक हैं। उनके हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली चीज़ जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है वो? इलेक्ट्रोलाइट्स आमतौर पर कहा जाता है, देखें हम आमतौर पर टर्म इस्तेमाल करते हैं दी सब्सटेंसेस, मतलब वो चीज़ें, सब्सटेंसेस विच के जो क्या होंगी, विच ये प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल्स, प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल्स into
solution or solvent are called as electrolytes. वो कंपाउंड्स जिनको आपने क्या किया, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में ऐड करा, और फिर जब वो ऐड हुए तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को आयंस में तोड़ दिया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स उस वक्त उसने कहा था। तो जो चीज़ चार्ज पार्टिकल्स में टूटती है सॉल्यूशन में ऐड करने पर, उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स, आजकल हम इनको आयंस कहते हैं, तो अगर वो आयंस में नहीं टूटती, चार्ज पार्टिकल्स में नहीं टूटती, तो क्या कहोगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करो, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करो, और वो वहाँ पर फिर क्या हो, आयंस में टूट जाएं, चार्ज पार्टिकल्स में टूट जाएं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑल चार्ज पार्टिकल्स, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है एज आयंस, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये क्या कहलाएंगे, आयंस कहलाएंगे, i.e. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। एक तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आपको पता है सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, अमोनियम, ये हो गए, और उसके बाद बहुत सारे हैं, लिथियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना, तो ये प्लस के हो गए। और उसके बाद जैसा कि क्लोराइड, फ्लोराइड, उसके बाद ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ठीक है, ये हो गए। और ये कह रहा है कि हमेशा जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अक्सर हमें मिलते हैं। दीज चार्ज पार्टिकल्स आर, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं आर फाउंड इन द टू फॉर्म्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इनमें जो पॉजिटिव आयंस हैं ये अक्सर हमें किस में से मिलते हैं, इसी का एक हिस्सा है। ये कह रहा है कि पॉजिटिव आयंस आर मेड अप ऑफ मेटल्स या ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी मेटल्स। पॉजिटिव चार्ज आयंस जो हैं ये किस में से मिलते हैं, ज़्यादातर मेटल्स में से मिलते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मासावाए किसके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अमोनियम, जो कि क्या हैं, नॉन मेटल हैं, कार्बोनियम, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं। बाकी सारे क्या हैं, ये मेटल्स में से। और इसके अलावा नेगेटिव अगर आयंस की बात की जाए तो ये तो होते ही नॉन मेटालिक हैं। नेगेटिव आयंस जो हैं आर ऑब्टेन्ड, ये हमें हासिल होते हैं फ्रॉम किस में से, नॉन मेटल्स में से हासिल होते हैं, जैसा कि क्लोराइड, जैसा कि सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है, और उसके बाद जो आयोडाइड हो गया, ठीक है, उसके बाद नाइट्रेट हो गया वगैरह। तो ये मेटालिक आयन ज़्यादातर, केटाइंस, मेटल तो सारे ही केटाइंस में होंगे, अलबत्ता इनमें कुछ एक्सेप्शंस ये वाली होंगी, लेकिन नॉन मेटालिक आयंस जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव आयंस होते हैं। तो यहाँ तक हमें इनका फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या हैं और आयंस जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में से कैसे हासिल होंगे। पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना, इनके
क्या हैं, इनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, सच एज फ़र्ज़ करो एसिड्स, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयोनाइज हो सकते हैं कुछ, ठीक है, बेसिस भी हो सकते हैं, ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज हो सकते हैं, और या फिर क्या हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं। अब देख लो एग्जांपल्स में, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद सॉल्ट्स में NaCl है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना, ये एक फॉर्म में नहीं होते, ये तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं, एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में ये हमें मिल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट तीनों टाइप्स के हो सकते हैं, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के हो सकते हैं। तो अब ये देखना है पॉइंट नंबर 4 जो है, पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि हर इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इक्वली चार्ज आयंस प्रोड्यूस करता है। नंबर 4th पॉइंट, ईच इलेक्ट्रोलाइट, हर किस्म का अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। हाँ, चार्ज पार्टिकल्स की तादाद अलग अलग हो सकती है, चार्जेस की तादाद उनकी काउंट करोगे तो इक्वल होगी। अब देखो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हमने यहाँ पर वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये प्लस में और ये हाइड्रोक्साइड -1 में, ठीक है। तो देखो नेगेटिव चार्ज एक है तो फिर पॉजिटिव चार्ज भी एक होगा, पार्टिकल्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, या मे बी इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन चार्जेस इक्वल होंगे। सोडियम क्लोराइड था, देखो इसको जब हमने देखा आयोनाइज किया तो ये आपको 2 चार्जेस में ये ब्रेक होके मिला। H2SO4 था, सल्फ्यूरिक एसिड था, इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस कर रहा है, 2 अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फिर नेगेटिव चार्जेस भी कितने होंगे, ये बच्चों 2 होंगे। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हमेशा चार्ज पार्टिकल्स जो है ना, ये डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे, इक्वली। तो जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा तो वो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस करेगा, पार्टिकल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का, वो ये है कि अगर हम अक्सर देखते हैं कि ये नंबर 5 पे हम ले जाते हैं, देखें ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाटर में डिज़ोल्व किया आपने या सॉल्यूशन में इसको डिज़ोल्व किया तो क्या होगा, ये न सिर्फ पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा बल्कि नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसने प्रोड्यूस कर दिए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये क्या हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन के अंदर इधर उधर मूव करते रहते हैं और मूव करने के दौरान इनके आपस में क्या होते हैं, कोलिजन्स हो जाते हैं। तो ये कोलिजन्स करने के बाद ये क्या करेंगे, ये आपस में मिल जाएंगे, दोबारा रिकम्बाइन हो जाएंगे और फिर वाटर में से एनर्जी गेन करेंगे, फिर टूटेंगे। तो इसलिए एक आम तौर पर कहा जाता है कि जो आयोनिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, वो इलेक्ट्रिकली एक क्या होगा, डायनामिक मिक्सचर होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा। किसका, डिज़ोल्व्ड आयंस भी उसके अंदर मौजूद होंगे और अनडिज़ोल्व्ड मॉलिक्यूल पार्टिकल्स भी होंगे उसके अंदर, और ये इक्विलिब्रियम में होंगे, इसलिए पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन एन आयोनिक सॉल्यूशन, मतलब एक आयोनिक सॉल्यूशन में दी आयंस आर इन ए, नज़र आ रहा है आपको, क्लियर है, ठीक है, इन ए मतलब ये जो आयंस हैं इन ए कॉन्टीन्यूअस मोशन, ये किस में होते हैं, कॉन्टीन्यूअस मोशन में होते हैं, एंड ड्यूरिंग मोशन, और हरकत के दौरान, मोशन के दौरान, दे कोलाइड विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे,
कोलाइड कर जाते हैं एंड दे रिकम्बाइन। जब कोलाइड करेंगे तो ये रिकम्बाइन होंगे, ठीक है। एंड अगेन, और फिर दोबारा दे मे डिसोसिएट, ये फिर क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अगेन ये होते रहते हैं। दस ए सॉल्यूशन, इसलिए फिर कहा जाएगा दस एन आयोनिक सॉल्यूशन। एक आयोनिक सॉल्यूशन जो है इज ए डायनामिक, ठीक है, क्या होगा, डायनामिक मिक्सचर होगा, किसका, ऑफ आयंस एंड अनआयोनाइज्ड पार्टिकल्स। इसमें आयंस भी होंगे, अनआयोनाइज्ड पार्टिकल्स भी होंगे, और ये सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखेंगे। मैं यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल आपको जो आपको बताई थी आपको दोबारा बता रहा हूँ। जैसा कि H2SO4 है बच्चों, ये जैसे इन्होंने आयोनाइज किया तो फिर इन्होंने क्या बना लिया, 2H बना लिया और ये SO4 बना दिया। तो इस तरह सॉल्यूशन ये आयंस में टूटेगा, यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्वेंट मीडियम होगा और फिर ये रिकम्बाइन होंगे और ये दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह ये सॉल्यूशंस जो हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं और ये कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलें, अब यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स कितनी हैं। नंबर 6 कर देते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। ये कौन से होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर हाईली आयोनाइजेबल, ठीक है। क्या होंगे, हाईली आयोनाइजेबल होंगे, ठीक है। ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, ज़्यादा आयोनाइजेबल होंगे, तो फिर इनको आप क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहोगे। अब एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, H2SO4, उसके बाद HCl हो गया, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद जो है सोडियम कार्बोनेट हो गया वगैरह। ये बहुत ज़्यादा इनका आयोनाइजेशन इनका होता है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा आयोनाइज होंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे, कम आयोनाइज होंगे तो फिर वीक होंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग, मोर सॉल्युबल, मोर आयोनाइजेबल। ये भी पॉइंट नंबर 7 होगा, वो है कि दी स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या है ये, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली, क्या कह रहा है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा से आप डिनोट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट।
ये क्या चीज़ है? ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना, ये असल में हम रेशो निकालते हैं किसका? ये अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब ये इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड मतलब जो आइंस में टूटे। नज़र आ रहा है आपको? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएटेड, ठीक है। और इसको डिसोसिएटेड कहते हैं जब वो आयनाइज हो जाए। आइंस में कितने टूटे हैं, आइंस में कितने ब्रेक हुए हैं, ठीक है ना। आइंस में जितने मॉलिक्यूल, जितने मोल्स आयनाइज हो चुके हैं ये आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे नंबर, यहाँ पे अब टोटल नंबर आएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट के हैं, ठीक है। क्या हुए? डिसॉल्व। आपने जितने हल किए उसमें से कितने आइंस में टूटे वो तो आप ऊपर रखेंगे। डिसोसिएटेड मतलब आयनाइज हुए, अपॉन में टोटल कितने। फ़र्ज़ करो आपने 100 मोल्स सॉल्यूट के इलेक्ट्रोलाइट के डिज़ोल्व किए और ये जितना मतलब आउट ऑफ 100 94 95 क्या हुए? डिसोसिएट हुए। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा उतना समझ लें इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जितना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होगा उतना इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? वीक होगा। अब इसी से हम एक और मतलब निकाल सकते हैं, वो है परसेंट डिसोसिएशन, ठीक है। इसको हम परसेंट डिसोसिएशन कहते हैं। अब परसेंट डिसोसिएशन मतलब पर 100 मोल कितने डिसॉल्व। परसेंट डिसोसिएशन जब भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप यूं कर सकते हैं, पहले आप लिखेंगे परसेंट डिसोसिएशन। अब ये हमेशा ये किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा? ये कैलकुलेट किया जाएगा उसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जो भी आंसर आए इनटू कर दो 100। क्या कर दो? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फ़र्ज़ करो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और उस इलेक्ट्रोलाइट का समझो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन था 0.29। तो अब इसका परसेंट डिसोसिएशन कितना होगा? परसेंट डिसोसिएशन तरीका बेटा वही है, पहले आप आयनाइजेशन करोगे, आयनाइजेशन से मालूम कर लिया आपने, अब फार्मूला अप्लाई करोगे 0.29 इनटू आपने कर दिया 100, तो आपको पता चला कि ये 29% सॉल्युबल है। तो ये इसके परसेंट डिसोसिएशन हो गई। तो परसेंट डिसोसिएशन निकालना आसान है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हो? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मालूम कर लो जैसे आप करते हो, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर। अब याद रखें परसेंट डिसोसिएशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी स्ट्रेंथ के साथ परसेंट डिसोसिएशन का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना ये ज़्यादा होगा उतना समझ लो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ही कम मतलब परसेंटेज कम होगी डिसोसिएशन की उतना वो वीक होगा। चलें, अब ये भी क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे डिटरमाइन करना है। नंबर 8 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल करंट, याद रखो इलेक्ट्रिकल करंट जो है ना, इलेक्ट्रिकल करंट क्या करेगा? कैन नॉट इफेक्ट, ये असरअंदाज नहीं हो सकता, यानी कि करंट नॉट इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। कैन नॉट इफेक्ट दी
आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन को इफेक्ट नहीं करेगा ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स को। वजह क्या है? इट ओनली हेल्प्स, सिर्फ ये क्या कर सकता है? हेल्प करता है टू माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेट आयंस ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, आयंस ऑफ सॉल्यूशन जो है इनको माइग्रेट होना टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ये सिर्फ इनको अपनी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचने में मदद तो कर सकता है, आयोनाइज नहीं कर सकता। आयोनाइजेशन सॉल्वेंट करता है। आपको पता है जब कैटाइंस बनते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं तो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। एनाइंस जो हैं मूव करते हैं किस तरफ? एनोड की तरफ। जब करंट पास होता है तो ज़्यादा करंट पास होगा, ज़्यादा आयंस इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करेंगे। बाकी ये नहीं होगा, ज़्यादा करंट पास किया तो आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, ये कभी भी नहीं होगा। करंट जो है ना वो सिर्फ आयंस के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, वो आयोनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक हो गया बच्चों? चले अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट मतलब प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं इसकी सॉल्यूशंस की, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी ये है प्रॉपर्टी नंबर 9। मतलब प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं विच के जो किस पे? विच डिपेंड ऑन नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। नज़र आ रहा है आपको? तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? आर कॉल्ड, इनको फिर आप क्या कहेंगे? एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो, या कैरेक्टर्स हैं, सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ा दी, पार्टिकल्स बढ़ गए तो ये बढ़ भी सकती हैं प्रॉपर्टीज़, ये कम भी हो सकती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर होगा, सॉल्यूट में बढ़ जाएं या कम हो जाएं और उन पे असर पड़े, तो ये क्या कहलाती हैं? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब इनकी कुछ एग्जाम्पल, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एंट्री में भी। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और याद रखें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये हमेशा बढ़ता है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस इन ए सॉल्यूशन के अंदर आयंस की तादाद को, सॉल्यूट पार्टिकल्स को बढ़ाते जाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ये मैंने अलग से भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर पे लेक्चर बनाया हुआ है, अवेलेबल है, आप उसको देखें। पूरा ऑस्मोसिस समझना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। उसके बाद एलिवेशन, ये भी मौजूद है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना सॉल्यूशन का, ठीक है, ये भी बढ़ सकता है, पार्टिकल्स बढ़ जाएं तो ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जब फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाए, इस पर भी पूरी डिटेल आपके पास छोटी सी मौजूद है अलग से लेक्चर में। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो सकता है, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम ज़्यादा हो सकता है इन केस। ये आमतौर पर वेपर प्रेशर जो है ना ये जनरली उस वक्त कम हो जाता है जब सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया, ये चंद प्रॉपर्टीज़ थी
जिनको आप क्या कह सकते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जिनमें आपको बताया गया है कि जनरली फ्रीजिंग पॉइंट का, उसके बाद सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स पे। तो ये इनका कैरेक्टर होगा। नज़र आ रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 9 हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, वो है कि एन आयोनिक सॉल्यूशन, आयोनिक सॉल्यूशन इज़ ए मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल मिक्सचर, मैकेनिकल मिक्सचर होता है किसका, ऑफ आइंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। आपको याद होगा ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर ये पॉसिबल है कि इस तरह मुमकिन है कि ये आइंस जो हैं ये आइंस में भी टूटते रहते हैं, फिर ये आपस में मैकेनिकल मूवमेंट में होते हैं, हरकत में होते हैं, फिर ये आपस में रिकम्बाइन होते हैं, फिर ये क्या बना लेते हैं, एक न्यूट्रल स्पीशी। तो ये एक जनरली मिक्सचर बनता रहता है, टूटता रहता है, तो इसलिए इसको मैकेनिकल मिक्सचर, क्योंकि ये आइंस जो सॉल्यूशन के अंदर होते हैं ना, एक जगह फिक्स नहीं होते, ये मूव करते रहते हैं, तो ये हो जाता है। और उसके बाद इन आइंस में एक और प्रॉपर्टी भी है। आपको पता है कि वाटर जो है ये क्या है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो ये पोलर सॉल्वेंट क्या करता है कि ये जो सॉल्यूट के आइंस होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके साथ इसकी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, फिजिकल बॉन्डिंग होती है। और इस बॉन्डिंग को आप कहते हैं आयन डायपोल बॉन्डिंग, आयन डायपोल फोर्सेस भी कह सकते हो, ठीक है, फिजिकल बॉन्ड्स हैं, तो ये बनते हैं। अब ये जब बन जाता है, आयन के साथ फिजिकल बॉन्डिंग हो जाती है सॉल्वेंट की, और मॉलिक्यूल्स के उसको सराउंड कर लेते हैं, तो अब इनको आप क्या कहेंगे, इनको आप कहेंगे हाइड्रेट्स। ये समझो हमारे पास ये जो पूरे का पूरा है ना, ये मॉलिक्यूल और उसके वाटर मॉलिक्यूल और आइंस जो हैं, अब इस पूरे के पूरे को आपने एक ही साथ नाम क्या दे दिया, आपने इसको नाम दे दिया हाइड्रेट, ठीक है। तो हाइड्रेट्स जो होते हैं, हाइड्रेट्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये मॉलिक्यूल्स की तरह फ्री टू मूव, ये हरकत में होते हैं और ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। और इनके लिए कभी मत समझिएगा कि हाइड्रेट बन गया अब रुक जाएगा, नहीं, इसने मूव करते रहना है सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइड्रेट्स ठीक इसी तरह सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करते रहते हैं जिस तरह के आमतौर पर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। इसलिए आप जनरली कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एक मैकेनिकल मिक्सचर है। मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स चलता रहता है, रिकम्बाइन, डिसोसिएशन, रिकॉम्बिनेशन, ये सब अमल एक साथ चलते रहते हैं। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि दी डिसोसिएशन, क्या कह रहा है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स, ये डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 पहला कौन सा फैक्टर है, नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक तो इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे डिपेंड करता है। आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम सॉल्युबल होते हैं। नंबर 2 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमने पढ़ा था, और ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा कहलाती है। ज़्यादा होगा, ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, डिज़ोल्व क्विकली होगा। और उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, तो जितना सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर ये और मज़ीद क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि डिसोसिएशन जो है ना, वो आमतौर पर जनरली ये कह सकते हैं कि 3 बातें ये अहम हैं इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना, उसके बाद डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का हायर होना या लोअर होना, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन का हायर होना या लोअर होना। ये समझ लो
के एक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट या आयंस में तोड़ने में मदद कर सकती हैं, बढ़ा भी। अब लास्ट पॉइंट पे आप आएंगे, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती हैं, क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड, ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड करेगी किस पे, नंबर 1 पहला नंबर ऑफ आयंस इनटू ए सॉल्यूशन के अंदर आयंस की मिकदार, इस पे भी डिपेंड करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इसका आमतौर पर स्पीड और वेलोसिटी ऑफ आयंस, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ आयंस। तो ये बच्चों वो चीज़ें हैं। अब इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू सॉल्यूशंस, ये हमारा अलग से भी टॉपिक है, बहुत डिटेल में है, इसमें भी छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, हम इनको भी अलग से, इसका एक लेक्चर हमने बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा नेट पे, मेरे चैनल पे। तो उसमें आप इनके इन फैक्टर्स को देखेंगे कि किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट डिटेल टॉपिक जो था थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन या आयोनिक थ्योरी बहुत डिटेल में थी, ये पेश की गई थी, क्यों पेश की गई, क्या फैक्टर्स थे इसके। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कुछ बातें आपको टेक्स्ट में आपको क्लियर नहीं हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको उनके क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आपकी स्टडी जो है वो एक कॉन्टीन्यूस ट्रैक पर जैसे आपकी चल रही है, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे आप इजाज़त देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।